अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम ज़हीर और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर अपलोड किया करेंगे। आप लोग इन लेक्चर्स को ज़रूर सुनें ताकि जब स्कूल स्टार्ट हो तो आपकी कुछ ना कुछ बेस बनी हुई हो। तो पहले चैप्टर की बात करते हैं। ये चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक ख़ास किस्म है, इसको SHM भी कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी एक ख़ास नुक्ते से आगे और पीछे मुसलसल हरकत करती रहती है, जबकि वेव्स लहरें होती हैं। इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे पैदा होती हैं और इनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो आप चलते हैं इस चैप्टर के पहले हिस्से सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन से आगाज़ करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है जब किसी बॉडी पर अप्लाई की जाने वाली नेट फोर्स उसमें पैदा होने वाले डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो। अब हम देखते हैं इस डेफिनेशन में दो कंडीशंस बयान की गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि नेट फोर्स की मिकदार डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा उतनी ज़्यादा नेट फोर्स अप्लाई की गई होगी। देखा जाए तो ये हुक्स लॉ की ही एक शक्ल है। हुक्स लॉ भी यही कहता है कि अगर किसी बॉडी पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा फासला तय होगा। दूसरी शर्त है नेट फोर्स उसी सिमत में होगी जिस सिमत में मीन पोजीशन है। यानी अगर बॉडी को हम मीन पोजीशन से दूर ले जा रहे हैं तो नेट फोर्स की डायरेक्शन उस वक्त भी मीन पोजीशन की तरफ है, जबकि अगर हम बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ला रहे हैं उस वक्त भी नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हम 3 मिसालों का सहारा लेते हैं। सबसे पहली मिसाल है मास स्प्रिंग सिस्टम। इसमें एक स्प्रिंग होता है जिसका एक सिरा दीवार के साथ जबकि दूसरा सिरा एक मास के साथ बांधा गया होता है। अब इस मास को अगर खींच कर छोड़ा जाए तो स्प्रिंग होने की वजह से ये मास को आगे और पीछे हरकत करवाना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है। दूसरी मिसाल है बॉल एंड बाउल सिस्टम की। एक बाउल के अंदर बॉल को प्लेस करें। इस बॉल को अगर हम किनारे पर लाकर छोड़ दें तो बॉल बाउल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। मेन पोजीशन से होता हुआ किनारे की तरफ जाएगा और फिर से मेन पोजीशन की तरफ आएगा। तो इस तरह से ये भी वाइब्रेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। तीसरी मिसाल है सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम जैसा कि आप क्लॉक पेंडुलम देखते हैं वो भी एक ख़ास नुक्ते से आगे और पीछे हरकत करता रहता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स जो बॉडी को रिस्टोर करवाएगी उसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। यानी अगर आप एक फोर्स लगा के बॉडी को उसकी ओरिजिनल मीन पोजीशन से दूर लेकर जाते हैं तो जिस फोर्स की जिम्मेदारी है कि उसको वापस मीन पोजीशन पर लाए उसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरी डेफिनेशन है हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंड वाइस वर्सा। स्प्रिंग कांस्टेंट किसी स्प्रिंग की स्टिफनेस की मैयर होती है। जो लूज स्प्रिंग होते हैं, नर्म स्प्रिंग होते हैं, उनके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। जो सख्त उनके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। मेन पोजीशन वो एक ख़ास नुक्ता होता है जिसके आगे और पीछे यानी इर्द गिर्द बॉडी हरकत करती रहती है, जबकि आखिरी जो किनारे वाले पॉइंट होते हैं किसी बॉडी की मोशन के उनको एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं। मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले डायग्राम में मास जो है वो मेन पोजीशन पे दिखाया गया है और इस पॉइंट पे इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। स्प्रिंग अपनी नॉर्मल रिलैक्सिंग पोजीशन पे है। दूसरी डायग्राम में दिखाया गया है कि मास को खींचकर एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाया गया और इस सूरत में स्प्रिंग में खिंचाव पैदा हो चुका है। तीसरी डायग्राम ये बता रही है कि मास को जब एक्सट्रीम पोजीशन ए से रिलीज़ किया गया था तो ये मीन पोजीशन ओ की तरफ हरकत किया। चौथी डायग्राम ये इंडिकेट करती है कि मीन पोजीशन पर आने ये बॉडी रुकी नहीं बल्कि अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चली गई थी। अब यहाँ से बी पोजीशन से बॉडी मीन पोजीशन की तरफ वापस आती है और ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कंटिन्यू रहता है। डेरिवेशन की तरफ चलते हैं तो पहला पॉइंट ये बता रहा है कि मास जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतनी ही फोर्स अप्लाई होगी। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का
रिलेशन है। जब मास को हमने एक खास डिस्प्लेसमेंट x पे प्लेस किया हुआ है तो उस सूरत में स्प्रिंग खिंचा हुआ है। खिंचा होने की वजह से स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो चुकी है। ये रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स के फार्मूला से दी जा सकती है। जब हमने मास को एक्सट्रीम पॉइंट A से रिलीज कर दिया तो ये पोजीशन O की तरफ आ रहा है। O पे आकर रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इस पॉइंट पर बॉडी का मोशन डेवलप हो चुका है, और जब किसी बॉडी का मोशन डेवलप हो चुका होता है तो वो फ़ौरन से नहीं रुकता, बल्कि इनर्शिया की वजह से कुछ डिस्टेंस मज़ीद ट्रैवल करता है। इसी तरह ये बॉडी मज़ीद डिस्टेंस ट्रैवल करती हुई O से आगे चली जाएगी पॉइंट B पर, अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब इस हालत में हम देखते हैं कि स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, यानी अगेन स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स बन चुकी है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को फिर से मीन पोजीशन की तरफ धकेल देगी। जब बॉडी पॉइंट A पर होती है तो बॉडी पोजीशन O की तरफ जाने लगती है, यानी डिस्प्लेसमेंट है O से लेकर A तक, जबकि फोर्स बॉडी को खींचेगी A से O की जानिब, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होने जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड पे, जबकि फोर्स की सिमत हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे। सो इसलिए हुक्स लॉ में हम F और X का जो रिलेशन है F इज इक्वल टू के एक्स में नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि F और X फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम K की वैल्यू फाइंड कर लें तो वो हमारे पास F ओवर X की फॉर्म में आ जाती है। अब यहाँ पर ये K जो है ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स और इस फोर्स की वजह से किसी बॉडी में पैदा होने वाले डिस्प्लेसमेंट की रेशो को स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जा रहा है। जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाए तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो F इज इक्वल टू m में हमारे पास वहाँ से रिलेशन आ जाता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिलेट करें, तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी -ma डिवाइडेड बाई x। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और A के लिए हम ये इक्वेशन लिखें तो हमारे पास K ओवर m इंटू एक्स वैल्यू आ जाती है। हेयर वी सी K भी एक कांस्टेंट है और मास ऑफ द बॉडी भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हमें याद रखना चाहिए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन होती है। इस तरह से ये साबित हुआ कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। A इज प्रोपोर्शनल टू -x से हम एक नई डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन अखज़ कर सकते हैं, और वो है जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके एक्सेलरेशन की सिमत नेगेटिव ऑफ x, यानी x की जो सिमत है उसके मुखालिफ, और वो बनती है मीन पोजीशन। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि x की सिमत राइट साइड पे है, जबकि मीन पोजीशन तो लेफ्ट पे पड़ी हुई है। सो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होंगे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे। Here negative sign indicates that acceleration and displacement are in opposite direction. More is the displacement, more will be the acceleration and hence the force. So ये simple harmonic motion की पहली definition के correspondence में है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स की बात करें जो अहम खसूसियात हैं, तो पहली है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई एक बॉडी हमेशा फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट आगे पीछे हरकत करती है। इसका एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है और एक्सेलरेशन की मिकदार डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी एक्सेलरेशन मेन पोजीशन पे मिनिमम होगा क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और एक्सट्रीम पोजीशंस पे कि जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। चौथा फीचर है सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी की वेलोसिटी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशंस पे जीरो होती है। अब इस टॉपिक के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
वो आपके सामने है। हाउ डू यू डिफाइन द सिंपल हार्मोनिक मोशन? दूसरा क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ। प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। चौथा क्वेश्चन है कि फॉलोइंग टर्म्स को आपने डिफाइन करना है, रिस्टोरिंग फोर्स, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है? तो ये था आज का पहला लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड आप क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लाते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।